नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 21 सितंबर दिन मंगलवार। मैं आपके साथ अनुराधा दुबे। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत। शिष्य आनंद गिरी पर दर्ज हुआ मुकदमा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 445 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बोले सरकार ने पस्त किए माफिया के हौसले। मेरठ में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। बोले 2022 के चुनाव में विपक्ष होगा चित, भाजपा की बनेगी सरकार। बाराबंकी में वीडियो वायरल होने के बाद खुला भ्रष्टाचार। दीवान अनिल ही कर रहा था वसूली, हुआ निलंबित। देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र पीजीआई लखनऊ, नवंबर से शुरू होगी मरीजों की भर्ती। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। देश भर में अपने बयान से सुर्खियों में रहने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव अलालपुर में श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के कमरे में फंदे से लटका मिला था। आईजी केपी सिंह ने बताया कि वह भी कुछ देर में ही मठ पहुंच गए थे। फिलहाल यह फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। पता चला कि शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा। उनका शव पंखे में बंधे भगवा धोती के फंदे से लटका मिला था। पुलिस को वहां 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आनंद गिरी समेत 3 लोगों से प्रताड़ित होने का जिक्र है। देर रात आईजी जोन प्रेम प्रकाश और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह भी डॉक्टरों की टीम के साथ पहुंचे। डॉक्टरों ने शव का मुआयना किया और कहा कि नाक से खून रिसा है, गले में कसाव के निशान हैं, बाकी पोस्टमार्टम से साफ होगा। डॉक्टर एसपी सिंह का भी यही कहना था कि डॉक्टरों की टीम केवल यह देखने गई थी कि शरीर में अकड़न ना हो, इसलिए पार्थिव शरीर को -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखवा दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम से ही सही वजह पता चलेगी। देर रात महंत नरेंद्र गिरी के पुराने शिष्य योग गुरु आनंद गिरी के खिलाफ दफा 306 के तहत एफआईआर थाना जॉर्ज टाउन में दर्ज की गई थी। दफा 306 यानी आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। लेटे हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक अमर गिरी की ओर से यह मुकदमा लिखा गया है। इसमें आरोप है कि आनंद गिरी की प्रताड़ना की वजह से ही महंत ने अपनी जान दे दी। पुलिस को शिष्यों से बातचीत में पता चला कि पिछले 5 दिनों से महंत नरेंद्र गिरी खासे तनाव और चिंता में दिख रहे थे। वह बात बात पर झुंझलाने भी लगे थे। इस बीच जांच में जुटी पुलिस ने श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के मुख्य गेट और भीतर लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और शिष्यों से पूछताछ शुरू की। महंत की आत्महत्या मामले में प्रयागराज आईजी केपी सिंह ने कहा, और उनका बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, इस तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान है, और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई से करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है। ठीक है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें। कोई मौत पर कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने क्या आशंका व्यक्त की है, क्या वजह है मौत की? उन्होंने, अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा नहीं। अभी तक आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये उनके प्राइवेट कमरे में मिला था। तो उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे अर्जी में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ। कितने बजे के आसपास पुलिस को लगभग सूचना 5 भी आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें। कौन भाई नीचे आए, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं।
2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों को वंशवादी, जातिवादी, परिवादी व स्वार्थी बताते हुए कहा कि यहां माफिया ने लोगों की जमीनें कब्जा कर रखी थी। 4.5 वर्षों में सरकार ने गुंडों के हौसले पस्त किए हैं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए हैं। सपा सरकार में गरीबों का राशन लूटा गया तो बसपा में बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा था कि उसे भरने में ही लगी रहती थी। पहले ही सरकारों ने उत्तर प्रदेश को दंगाग्रस्त प्रदेश बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। बीजेपी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किया और दंगा, छेड़खानी जैसी घटनाओं पर रोक लगाकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गाजीपुर और जौनपुर में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गाजीपुर में 195 करोड़ और जौनपुर में 250 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना कहा कि माफिया जमीन कब्जा कर हवेली बना लेते थे। भाजपा सरकार में जमीन कब्जा करने की हिम्मत किसी की नहीं है। आगे इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, क्या पीढ़ी में राष्ट्र सभा की सरकार के समय मिलता था? क्योंकि वहां पे तो जनता का राशन हड़पने वाले लोग ज्यादा थे। वहां देते कैसे? वे तो हड़पने वाले थे। क्या पवन जी की सरकार के समय में ये होता था? वहां पे तो हाथी का पेट ही अपने आप में इतना बड़ा था कि पता नहीं लगता था कहां जा रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बिना भेदभाव के मिल रहा है। आस्था का सम्मान भी हो रहा है। बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। वर्षों से लंबित शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज बाढ़ हो रहा था, कब प्रारंभ होगा, कब प्रारंभ होगा? और मैं आपको साथ सुनता है कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से हम लोग जौनपुर के शहीद कुमार सिंह, उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का सुधारा भी करके जौनपुर वासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा जौनपुर के अंदर ही उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा का सिवाय टोल प्लाजा पर भाजपा नेताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सोमवार को प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सारा विपक्ष चित हो जाएगा। 350 सीटों से अधिक पाकर भाजपा की सरकार बनेगी। योगी सरकार ने जो प्रदेश में विकास कार्य किए हैं उसका लाभ जन जन तक पहुंचा है। सिवाय टोल प्लाजा पर प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा के काफिले को रोककर भाजपा नेता मनिंदर बिहान, गौरव चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ललित चौहान समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया, फूल माला पहनाई। साथ ही भगवान गणेश जी की मूर्ति देकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, प्रत्येक वोटर तक कार्यकर्ता पहुंचे, योगी सरकार की योजनाओं और भाजपा संगठन की नीतियों के बारे में प्रत्येक वोटर को बताएं। साथ ही योगी सरकार के आने पर जिस तरह से प्रदेश से गुंडा राज व माफिया राज समाप्त हुआ है, उससे कानून का राज स्थापित हुआ है। इसके अलावा सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंची हैं, इन सभी के विषय में जन जन को बताएं। आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष बेशक एक मंच पर खड़ा हो जाए, मगर वह चुनाव के रिजल्ट आने पर चित हो जाएगा। 350 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा दोबारा से सरकार बनाएगी। प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि अब प्रदेश का विकास सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने देवा थाने में दीवान अनिल सिंह को भी निलंबित कर दिया है। एक दिन पहले देवा थाने की ही एक महिला सिपाही को भ्रष्टाचार मामले में निलंबित किया गया था। यह कार्रवाई इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई वसूली के वीडियो का संज्ञान लेने के बाद की गई। देवा थाने में तैनात दीवान अनिल सिंह के पास पासपोर्ट आवेदन के सत्यापन की जिम्मेदारी थी।
दीवान अनिल अपनी मदद के लिए 2018 बैच की महिला सिपाही रीना से काम लेता व वसूली कराता था। 19 सितंबर को देवा थाना कार्यालय के वायरल हुए वीडियो में पासपोर्ट आवेदन सत्यापन के नाम पर चल रहे वसूली के खेल का पर्दाफाश हुआ। मामला संज्ञान में आते ही एसपी यमुना प्रसाद ने महिला सिपाही रीना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, जबकि दीवान अनिल सिंह की भूमिका की जांच की जा रही थी। इसी बीच दूसरी वीडियो वायरल हुई। इसमें एक अन्य युवक से अनिल दीवान भी रुपए लेकर रीना सिपाही को रखने के लिए देते दिख रहा है। इसके बाद पूरा मामला प्रकाश में आया कि अनिल ही रीना सिपाही से वसूली कराता था। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि अनिल सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। संजय गांधी पीजी आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ 340 बेड पर किडनी मरीजों को भर्ती करने और उनके प्रत्यारोपण एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक पूरे देश में इतनी अधिक बेड संख्या वाला गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र कहीं भी नहीं है। संस्थान में इसके लिए नया भवन बनकर तैयार हो गया है और अब यहाँ पर सभी जरूरी यूनिटें और मशीनें लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। डॉक्टरों ने नवंबर से यहाँ पर गुर्दा मरीजों को भर्ती करने और प्रत्यारोपण की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस केंद्र के शुरू होने का फायदा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों से आने वाले किडनी रोगियों को भी मिलेगा। संस्थान में 110 डायलिसिस यूनिटें लगाई जाएंगी। इसमें गंभीर रोगियों को डायलिसिस कराना भी आसान होगा। अभी मरीजों को इसके लिए अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ता है। निजी अस्पतालों में डायलिसिस कई गुना महंगी होती है। यहाँ अधिक लोगों को कम खर्च में प्रत्यारोपण का लाभ मिलेगा। पीजीआई में प्रत्यारोपण का खर्च 3 से 4 लाख रुपए आता है, जबकि बाहर निजी अस्पतालों में 3 गुना से अधिक पैसे लगते हैं। डॉक्टरों के अनुसार यहाँ गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए करीब 50 वेंटिलेटरों की सुविधा होगी। गुर्दा प्रत्यारोपण भवन में नवंबर से मरीजों को भर्ती करने, डायलिसिस करने और प्रत्यारोपण की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इस केंद्र पर 500 से अधिक डॉक्टर व स्टाफ की तैनाती होगी। नेफ्रो के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नारायण प्रसाद ने बताया कि इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रांसप्लांट, सर्जरी और जांच की सुविधाएं भी मौजूद होंगी। ऑपरेशन अत्याधुनिक तरीके से किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सेंटर प्रारंभ होने से उत्तर प्रदेश के साथ ही आसपास के राज्यों के किडनी मरीजों को इलाज एवं डायलिसिस की अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। 340 बेड का गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र होगा। खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।